यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस फाइनल रिवीजन है, ये बिल्कुल आपका एग्जाम सर पे है। और ईवीएस का एनसीईआरटी का जो पोर्शन है, एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी, शायद ही कोई उस अप्रोच से चलता होगा जिस अप्रोच से हम ईवीएस पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब आपके 30 में से 28 तक भी ईवीएस में आए हैं, एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम और 20 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में, जैसा कि सिर्फ 2018 में हुआ कि एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन ही मुश्किल से आए, वैसा मुझे नहीं लगता कि होगा। लेकिन अगर वैसा भी होता है, वर्स्ट केस को भी अगर हम कंसिडर करके चलें, तब भी आपके 15 से 20 नंबर आ पाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन को तो इग्नोर नहीं करेंगे एनसीईआरटी के। और बाकी जो आप एनसीईआरटी के साथ साथ पेडागोजी पढ़ेंगे, वो आपको पूरे 15 नंबर की पेडागोजी में हेल्प करेगा। तो कंप्लीट ईवीएस को हम रिवाइज करके चलेंगे अगले जितने भी दिन में पॉसिबल होगा। मैं थोड़े से सेशन लेंदी रखूंगी, मतलब बड़े रखूंगी, बट मजा आएगा आपको। इस तरीके से सीखेंगे। एनसीईआरटी बिल्कुल बच्चों की तरह ही सीखी जाती है, जो आपकी ईवीएस है, स्पेशली थर्ड टू फिफ्थ। और इसमें भी थोड़े से पेडागोजिकल पॉइंट्स को मैंने ऐड किया है, जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है एनसीईआरटीज में, उसके अकॉर्डिंग। तो पहले तो सभी को गुड इवनिंग। झूले झूले कई लोग कह रहे होंगे, याद आया होगा आपको एनसीईआरटी की समरी जब हमने लास्ट टाइम की थी कि झूले झूले का मतलब क्या है और झूले झूले बोला कहाँ जाता है। देखो, एनसीईआरटी कितनी भी बार रिवाइज कर लो, सारा खेल याद रखने का है। अगर आपको याद रह पाया, आपने समझा हुआ हुआ, तब तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, है ना। तो कोई नुकसान नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने में, अगर क्वेश्चन आए ना आए, बट नुकसान कुछ नहीं है। और ऐसा हुआ नहीं है, एक ही बार हुआ है जब एनसीईआरटी की जो वेटेज है वो इन्होंने कम की थी। उसमें भी फिर आपका पेडागोजी सेक्शन, आप जो एनसीईआरटी से आप पेडागोजी सीखते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ईवीएस में अलग से आपको पेडागोजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पेडागोजिकल अप्रोच आ जाती है। तो ईवीएस का जो 30 मार्क्स का काम है वो हम करने की कोशिश करेंगे अगले जितने भी दिनों में। शाम को ये सेशन आपका शुरू हो ही चुका है ना। ये है आपकी क्लास 1। ठीक है बात। 3 बजे भी आज हम मिले थे। जिन लोगों को नोटिफिकेशन ना मिला हो वो वीडियो देख लीजिएगा। सीडीपी का बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्व कराया था मैंने आज, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन पूरी एनर्जी के साथ। बिल्कुल शांति से बैठिएगा, लाइक शेयर करने के बाद। ठीक, स्टार्ट करेंगे। मैथ्स पेडागोजी के भी कुछ कराऊंगी, अभी पहले ईवीएस पे आते हैं ना। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए, वैल्यूएबल लगे, तो जरूर कीजिएगा, है ना। लेट कहाँ आई हूँ यार, 2-3 मिनट तो हो ही जाते हैं, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे कि बाकी पीडीएफ्स मिलते हैं। कहानी शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। गोइंग टू स्कूल एक चैप्टर है जिसमें, और यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और मजेदार चीज, मैंने कुछ चीजें एनसीईआरटी की बुक से निकाली हैं इस बार, कि किन एक्टिविटीज के थ्रू आपसे पेडागोजिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है बात। तो होपफुली इस चीज में हमें मजा आएगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक, स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट्स, कैसे साइंस और ईवीएस को साथ में जोड़ा जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, इसको भी हम साथ में छोटी छोटी चीजों से सीखते रहेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम सीखते रहेंगे। प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन मैं करा दूंगी। अभी पहले हम एनसीईआरटी की समरी रिवाइज करेंगे। ठीक है बात, स्टार्ट करें फिर आज की कहानी को। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, मजा आएगा। चलिए, अभी तो काफी बड़ा सेशन होगा, पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है 42 स्लाइड्स हैं इसमें, तो 1-1.5 घंटा तो जाएगा कम से कम। देखिए एक बार, पहली स्लाइड आपके सामने है, वॉइस प्रॉब्लम। पता नहीं कैसी कैसी तो प्रॉब्लम हो रही है आजकल, वॉइस प्रॉब्लम। हाँ, क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ये बता दो फटाफट से। क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं। हिंदी का यूज बिल्कुल करेंगे, हिंदी ही है। देखो, ये तो कहानी की तरह है एनसीईआरटी की समरी। अब इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बड़े दुख की बात हो जाएगी फिर। ठीक है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश सोचते रहोगे तो काम चलेगा कैसे, ये बता दो मुझे फटाफट से। वॉइस वगैरह सब क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। वॉइस क्लियर है या नहीं है, येस और नो, फटाफट से बताओ। सीटेट के लिए ही है ये, एग्जैक्ट सीटेट के लिए है आपके। 1 मिनट रुक जाओ, कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट का समय मुझे दो, क्लैरिटी की दिक्कत आ रही है शायद। भी देखना बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल में अभी तो नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्लियर और क्या लोगे, हैं? 1 मिनट रुको, आजकल ये नई प्रॉब्लम बन गई है ना, इसको सेट करो हमेशा। 1 मिनट रुकना। हम्म, देखो
क्लियर होगा अभी तो। क्लियर है, चलो इतना ही क्लियर रखेंगे, इससे ज्यादा क्लियर में आपको हो जाएगी दिक्कत, ज्यादा क्लियर ठीक नहीं होता। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो एक बार, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सही है, सब कंटिन्यू करते हैं। द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन, जो बैम्बू और रोप ब्रिज है वो कहाँ यूज किया जाता है ये देखने की जरूरत है। बैम्बू एंड रोप ब्रिज, बैम्बू मतलब बांस और रोप ब्रिज मतलब रस्सियों का ब्रिज। ये आप देख पा रहे होंगे फोटो में, इस तरीके का एक ब्रिज है जिसपे स्कूल बच्चे जाते हैं। कहाँ बारिश कहाँ ज्यादा ज्यादा होती है? असम में। ठीक, तो असम में बच्चे बैम्बू और रोप ब्रिज का इस्तेमाल करके जाते हैं स्कूल। ये आप देख पा रहे हैं दोनों पिक्चर्स में, ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसमें रिवीजन के लिए। ठीक, क्योंकि बांस पे चल करके जा रहे हैं मतलब डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। बेसिकली बच्चे को सेंसिटिव बनाया गया है कि वो देख पाए अलग अलग सिचुएशन में देश भर में लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है बात। फिर एक एक्टिविटी उनके सामने रखी गई है कि एक काम करो, ऐसी ईंट रखो ऑल्टरनेटिव, एक इधर एक इधर एक इधर, बुक में ही ये दिया हुआ है एक सेक्शन, और चल के देखो उस पे, ताकि उन्हें ये एहसास हो। एक तो वो खुद से लर्निंग बाय डूइंग करें, जब तक वो खुद नहीं करते तब तक बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। तो लर्निंग बाय डूइंग होगी, इसलिए उनको क्या कीजिए, उनको एक एक्टिविटी दे दी बुक में ही, क्योंकि बुक को भी तो डेफिनेशन से हटा करके एक्टिविटी सेंटर्ड करना है हमें बुक को भी। ठीक है बात, इतनी बात तो क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? कल को आपसे पूछ ले एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज दी गई हैं उनका पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल है कि बच्चे को सेंसिटिव बनाना, संवेदनशील बनाना अलग अलग सिचुएशंस में रहने वाले बच्चों के प्रति। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गोइंग टू द स्कूल, इसके बाद हम कुछ और चैप्टर्स को भी देखेंगे। द ट्रॉली, ट्रॉली से बच्चे जाते हैं स्कूल, कहां पर? लद्दाख में। अभी हमने देखा था बैम्बू ब्रिज, जो रोप एंड बैम्बू ब्रिज है, बांस और लकड़ी के ब्रिज से, बांस और रस्सी के ब्रिज से कहां जाते हैं? असम। असम में जाएंगे, बांस और रस्सी के ब्रिज पर चल करके बच्चे स्कूल, क्योंकि वहां बारिश होती है तो बांस का प्रयोग काफी है वहां के घरों में भी। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ट्रॉली आपको इसमें दिख रही होगी पिक्चर में, होपफुली विजिबल होगी ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर, यहां पे भी बच्चों को रिवर को क्रॉस करना होगा। रिवर क्या है? चौड़ी है और डीप है, गहरी है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड, एक ट्रॉली है जिसको बांध दिया जाता है दोनों साइड, रॉक्स के, पत्थरों के बीच में नदी है और वहां पे ऊपर इस ट्रॉली को बांध करके, और ये ट्रॉली जो है ओपन है, एक बॉक्स, वुडन बॉक्स से बनी है, लकड़ी के बॉक्स से बनी हुई है। किससे अटैच्ड है? एक रोप से, एक रस्सी से अटैच्ड है, जिसमें एक पुली लगाई गई है और जिसकी सहायता से आगे पीछे मूव कर पाती है रिवर में। तो ट्रॉली से जाएंगे बच्चे कहां? स्कूल, लद्दाख के अंदर। बैम्बू ब्रिज से जाएंगे असम में। और अगर मैं बात करूं तो एक और एक्टिविटी है, बुक को क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया है, बुक को डेफिनेशन फ्री बनाया गया है, एक्टिविटी सेंटर्ड बनाया गया है, तो बुक में एक और एक्टिविटी है कि बच्चों को कहा है, क्योंकि बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है, हमें अवलोकन क्षमता बढ़ानी है, ऐसा कहा जाता है। पेपर में आपसे पूछेगा प्रोसेस स्किल्स क्या होती हैं ईवीएस में, आप कहेंगे ऑब्जर्व करना, नोट करना चीजों को, एक्सपेरिमेंट करना, ये सब क्या है? प्रोसेस स्किल्स हैं ईवीएस में। ठीक है बात? आवाज नहीं आ रही है? खूब आवाज आ रही है, बहाने मत दो। ठीक है बात, आगे बढ़े। तो बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट रन करने को दिए गए हैं। जैसे यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि एक काम करो, एक पुली का इस्तेमाल करो, एक पुली का इस्तेमाल करो, एक जगह पर बिना पुली का इस्तेमाल किए पानी निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि पानी निकालना कैसे लगेगा? मतलब पानी निकालना आसान
पुली की मदद से होगा या बिना पुली के होगा। अब इससे क्या होगा, इससे बच्चे की थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, बच्चे का चिंतन कौशल बढ़ेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको पेडागोजी में हेल्प कर रही हैं। बच्चे की समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ेगी जब आप उसके सामने प्रॉब्लम रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करने का, अवलोकन का, एक्सपेरिमेंट का, एक्सप्लोरेशन का, इंक्वायरी का मौका देते हैं, तब उसकी समझ बढ़ती है, अपने एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ती है। बढ़िया आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज में बहाने मत दिया करो। 12,322 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 8,000 लोगों ने लाइक किया है। आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको करानी है जिससे बच्चे का खुद का दिमाग चले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फिर सीमेंट ब्रिज में, सीमेंट ब्रिज कहां यूज करते होंगे? सीमेंट ब्रिज प्लेन एरियाज में जहां पे पानी है वहां ब्रिज का इस्तेमाल होता है ना। जो प्लेन्स हैं, प्लेन मतलब बिल्कुल जहां कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वहां भी सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल हो सकता है। और ब्रिज पे क्या है, चढ़ करके जाते हैं लोग, रॉड लगी हुई होती है साइड में, और इसके थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं। फिर है वेलम। वेलम क्या है? केरला में एक बोट है, ठीक। केरला में वेलम क्या है? एक बोट है, वेलम, ठीक। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वेलम। वेलम क्या है? स्मॉल वुडन बोट। स्मॉल वुडन बोट यानी छोटी लकड़ी की नाव, लकड़ी की छोटी नाव, स्मॉल वुडन रोप, स्मॉल वुडन बोट, छोटी सी लकड़ी की नाव है जो आप इसमें भी देख पा रहे हैं, है ना। कहां यूज होती है? केरला में। ये जगह आपको पता होनी चाहिए। वेलम कहां यूज होगी? केरला में। वेलम यूज होगी केरला में। ये मैं लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगी, सब आपको यही याद हो जाएगा, अलग से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। केरला में वेलम छोटी सी नाव का यूज होगा, ये कह सकते हैं हम, स्कूल जाने के लिए बच्चे यूज करेंगे, ठीक है। कैमल कार्ट राजस्थान में क्या यूज होती है? कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ी आप इसको कह सकते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कैमल कार्ट, भाई वहां क्या है, रेगिस्तान है, ऊंट का प्रयोग खूब है, तो राजस्थान में होगी कैमल कार्ट इस्तेमाल। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कहानी है, ये आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, उसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं, उसमें कहानियां ही कहानियां हैं, मतलब उसमें क्या कहें, एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज हैं। तो टेक्स्ट बुक की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं साथ के साथ, अगर आपको मैं पेडागोजी भी डिस्कस करके चलूं, तो टेक्स्ट बुक की विशेषताएं क्या हैं? पिक्चर्स का भरपूर यूज है ना, स्टोरी टेलिंग का भरपूर यूज है, स्टोरीज का, एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज के खूब सारे कॉर्नर हैं, इजी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल या फिर डेफिनेशंस ही यूज हुई हो, इजी लैंग्वेज है। ये बुक की विशेषताएं हैं जिससे बच्चा क्या करे, जुड़ पाए। बुक ऐसी नहीं है कि डरावनी हो, बहुत ही आसान भाषा में बुक बनाई हुई है। जैसे आप देख रहे हैं, ये बुक का ही एक स्क्रीनशॉट है आपके एनसीईआरटी, जिसमें बिल्कुल बताया गया है कि बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं कि हम ना राजस्थान में रहते हैं और हम ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। बात आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बुलक कार्ट का कहां पर इस्तेमाल होगा? जो बुल होते हैं, क्या कहोगे इनको? बैलगाड़ी कहेंगे बुलक कार्ट को। अब बैलगाड़ी का इस्तेमाल विलेज इन द प्लेन्स, जो प्लेन एरियाज हैं, जैसे हम लोग रहते हैं प्लेन एरियाज में, कोई पहाड़ पे तो नहीं रहते हम, तो यहाँ पे नॉर्मल विलेज में, विलेज प्लेन्स में, जो प्लेन, क्या बोल रही हूं मैं, प्लेन एरिया है, वहां के विलेजेस में बुलक कार्ट का यूज होगा, ठीक हो गई बात। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। माइक पता नहीं यार ये आजकल दिक्कत कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे अब आपको एक बात सीखनी है जो एनसीईआरटी में बताई गई है। अब ये नोट है टीचर के लिए, टीचर के लिए छोटे छोटे नोट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। हाउ डू एनिमल फील व्हेन मेड टू पुल कार्ट? कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो विलेज है प्लेन्स में, आपने कभी देखा होगा, आप कभी अपने मौसी के यहाँ या कहीं गांव गए होंगे कि बैलगाड़ी होती है या ऊंट गाड़ी होती है, तो ये जो एनिमल्स का, इन पशुओं का जो हम यूज कर रहे हैं बुलक कार्ट में, इनको कैसा फील होता होगा जब इनको गाड़ी खींचने के लिए कही जाती होगी? इनको गाड़ी जब खींचने के लिए कही जाती होगी तो इनको कैसा फील होता होगा? अब इससे क्या होगा, बच्चे में सेंसिटिविटी आएगी, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे में सेंसिटिविटी आएगी अपने एनवायरमेंट के प्रति, कि एनिमल्स के अंदर भी फीलिंग्स हैं, ये वो जान पाएंगे। डिस्कस इश्यूज टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स, यानी संवेदनशीलता पैदा हो, उनके अंदर फीलिंग्स पैदा हो, सिर्फ वो खुद को ही इंसान ना समझे, बाकी लोगों को भी जीव समझे, ठीक। तो डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इश्यूज को डिस्कस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक स्ट्रेटेजी है पेडागोजी की। जिनको समझ में आ रही है ये बात, उनको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चंस यहां आपके डील हो पाएंगे, कौन से, पेडागोजी वाले भी साथ के साथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बाइसिकल राइड, बाइसिकल राइड, क्या साइकिल से जाते हैं बच्चे स्कूल?
किन एरियाज में? वही जो प्लेन्स हैं, जो विलेज हैं प्लेन्स में, मतलब समतल जहां पे जगह है, ठीक। वी राइड आर बाइसिकल्स ऑन द रोड। अब ये लड़कियां कह रही हैं, स्टोरी टेलिंग है लड़कियों के बेसिस पे। इन्होंने कहा है कि हम ना स्कूल जाते हैं, 7-8 लड़कियां ग्रुप बना करके स्कूल जाती हैं साइकिल चला करके। पहले हमें स्कूल जाना अलाउड नहीं था क्योंकि हम गर्ल्स थे, लेकिन अब हम जा पाते हैं। ये एक बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। बच्चे को सेंसिटिविटी आनी चाहिए कि स्कूल जाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका और मेरे घर का बच्चा दिल्ली या किसी शहर में बैठ के ये कहे कि मजे, बहुत भारी काम किया उसने, सुबह उठ के वो वैन में बैठ गया या स्कूल बस में बैठ गया और वापस आ गया। तो एक सेंसिटिविटी आए और पूरे देश भर के सिचुएशंस बच्चा जान पाए कि कैसी कैसी सिचुएशंस या कैसे कैसे अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उनकी डिफिकल्टी क्या रहती है। कुल मिलाकर के बच्चे को आपको सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है, संवेदनहीन नहीं बनाना कि अपनी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगे और बाकी सबकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये संवेदनशीलता आनी चाहिए बच्चे में। ईवीएस यही कहता है कि आप अपने एनवायरमेंट के प्रति, जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है, उसमें वो क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए, सेंसिटिव बन पाए। ठीक हो गई बात? इतनी बात तो मेरे ख्याल में क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। जुगाड़ की बात कर लेते हैं। अब ये जुगाड़, वो शब्द तो आपने बहुत ज्यादा फेमस है जुगाड़, ये तो आपने सुना ही है ना, शायद देखा भी होगा। तो ये एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल है जो गुजरात में यूज होता है, इवन यूपी के कुछ एरियाज में भी यूज होता है, इवन बहुत सारी जगह पे यूज होता होगा भारतवर्ष में। शायद आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, मैंने भी देखा ही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ जुगाड़ को गुजरात में बताया गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं कि गुजरात में जुगाड़ का यूज होता है। अब इस जुगाड़ का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फटफट व्हेन इट रन्स। जब ये चलता है तो फटफट की आवाज आती है, बच्चों को बड़ा मजा आएगा ये चीज देखने में। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। तो लकड़ियों का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल पे इस तरीके का एक जुगाड़ बनाया गया है जिससे एक ट्रांसपोर्ट की चीज तैयार हुई है। अब बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो यूज कर पाए, उससे वो कुछ काम का यूजफुल चीज बना पाए वेस्ट से, जैसे ये जुगाड़ बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी, दिशाओं में सोचने का मौका मिलेगा बच्चे को, डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी यदि ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे कारनामे उनके सामने रखे जाएं तो। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी कॉर्नर है आपकी बुक में। बुक बहुत ही अच्छी बनाई गई है एनसीईआरटी की, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड बुक है, ठीक है। माइक ठीक करा लेंगे यार कल, अभी तो मैनेज कर लो। दिक्कत आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है यहां से। देखो एक बार, द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटीरियल। जुगाड़ को कैसे बनाया गया है? वेस्ट मटीरियल से बनाया गया है, जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कोई एक ऐसी मोटरसाइकिल हो जो खराब थी। तो बच्चों से पूछा जा रहा है क्या तुम भी कुछ इस तरीके का बना सकते हो, यूजफुल हो, जो कि वेस्ट मटेरियल से। बच्चे सोचेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, बताएंगे, उन्होंने आसपास किसी को देखा होगा, मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, उनकी अटेंशन, उनकी मेमोरी बेहतर होगी इससे, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? फिर आप उनको मौका दोगे, अच्छा ये बताओ, तुम सोच सकते हो जहां ये कोई भी व्हीकल नहीं जा पाता होगा, ऐसी भी कोई जगह होगी? अब बच्चा फिर से सोचेगा, उसकी जो भी नॉलेज है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी उसने आज तक एक्सपीरियंस किया है या किसी से सुना है, वो आपको बताएगा। तो फिर आप बताएंगे हाँ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जहां कोई व्हीकल नहीं जा सकता। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। ये नॉर्दर्न हिल्स का एक फोटो है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की पहाड़ियों का, कि कितनी बर्फ वहां पड़ती है और कैसे लोग जाते हैं, स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो वहां के कुछ बच्चों की कहानी है कि हम कैसे मूव करते हैं स्नो पर, और माइल्स तक चल के जाते हैं, बहुत ही ध्यान से हाथ पकड़ कर एक दूसरे का। क्यों? क्योंकि जो स्नो है वो सॉफ्ट है, जो स्नो है वो सॉफ्ट होती है, जो ये बर्फ है। और कई बार जो फीट है, जो पैर हैं, वो डूब जाते हैं इसमें या धंस जाते हैं, तो इसलिए इनको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। और अगर फ्रोजन है, अगर जमी हुई है बर्फ, तो उस पर स्लिप हो सकते हैं। अब ये भी बच्चे को पता लगेगा, क्योंकि आप अपनी नजर से देख रहे हो, मैं अपनी नजर से देखूंगी, अगर आप बच्चे की नजर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ बच्चे के लिए बड़ी नई चीज है ये। 3rd क्लास के बच्चे के लिए बड़ी नई बातें हैं ये, कि जो सॉफ्ट बर्फ होती है उसमें पैर अंदर चला जाता है, जो हार्ड फ्रोजन बर्फ है उसमें फिसल सकते हो। तो उसको दुनिया के बारे में पता लग रहा है, उसको दुनिया के बारे में पता लगेगा। ठीक है बात? ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे।
रॉकी पाथ्स, अब ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो ये आप याद रखेंगे, बच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, रॉकी पाथ से होते हुए स्कूल जाते हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। अगर आप कभी गए होगे तो आपने देखा होगा कितनी ऊंचाई पे स्कूल बने रहते हैं। इवन यहाँ आपका ये दार्जिलिंग वगैरह में भी अगर आप जाएंगे, ये तो उत्तराखंड में नहीं है, खैर सिक्किम में है। इसके अलावा और बात की जाए तो मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, रॉकी पाथ्स हैं उत्तराखंड में, जहां पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो ये बता रहे हैं कि हम माउंटेन्स में रहते हैं और हमें डिफिकल्टी होती है चलने में, है ना, ऊपर नीचे हम, लेकिन इसमें रेस कर पाते हैं क्योंकि आदत हो गई है। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब एक बहुत अच्छा कॉलम दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। एक कॉलम दिया हुआ है बुक में, नो पनिशमेंट्स। बुक में लिखा हुआ है नो पनिशमेंट्स। ये सामने आपने देखा होगा अपने, पनिशमेंट्स को नो कहा गया है और सभी बच्चे मिलके ये बात कह रहे हैं। लेकिन किसी एक ने, कोई एक बच्चा है, जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, बच्चों को बढ़ावा मिला है, तो इससे भी बच्चे की क्रिएटिविटी को मौका मिल रहा है कि कोई अच्छा करेगा तो हम आगे भेजेंगे क्या करने के लिए। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड गए हैं, हाँ ठीक बात है। अगर मैं बात करूं तो सागर मिश्रा कोई कक्षा 5 का बच्चा है, चकमक अगस्त 2006 में उसने लिखी है, ये छोटी सी कुछ लाइंस लिखी हैं पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट के बारे में लिखी हैं कि फेल्ड इन द टेस्ट, अगर तुम टेस्ट में फेल होगे तो 30 रूलर्स पड़ेंगे। वो रूलर्स देखा होगा ना, मोटे वाला स्केल जो होता था, वो पैमाना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे बच्चे के पड़ेगा कि भाई 30 पड़ेंगे तुमको अगर तुम फेल हुए टेस्ट में। तो अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 रूलर पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे यहां पे भी मारा करते थे पुराने जमाने में। तो मतलब क्या है, ये पनिशमेंट के बारे में बताया है, लेकिन इस कॉलम का, इन लाइंस का, इस पोयम का कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप पनिशमेंट दें। इस बात के थ्रू ये दर्शाया गया है कि पनिशमेंट बुरी चीज है, इसको अवॉइड करना चाहिए क्लासरूम में, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है बात। मतलब अगर मैं कहूं यहां तो लिखा हुआ है नीचे, अब कहा जा रहा है कि नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रेसेस, तो ये होगा वो होगा, मतलब पनिशमेंट के बारे में बताया है। फिर नीचे लिखा हुआ है द पर्पस बिहाइंड गिविंग दिस कॉलम इज टू टोटली डिस्करेज पनिशमेंट। आपको एक बात याद रखनी है, हम हतोत्साहित करते हैं दंड को, ना कि प्रोत्साहित। डिस्करेज करेंगे आप पनिशमेंट को, बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। पनिशमेंट को डिस्करेज करना है, ठीक। और सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट कराना है। सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट कराना है बच्चों में कि वो खुद अपनी लर्निंग के लिए जिम्मेदारी ले सकें। अब आप लोग 15,000 के आसपास यहां जुड़े हुए हैं, आप अपने लिए जिम्मेदार हैं कि आपका एग्जाम है और आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन आ सके, बच्चा खुद को कंट्रोल में रख सके, वो सबसे बेहतर चीज है, बजाय कि हम पनिशमेंट्स का यूज करें। ये एक सेंसिटिव इशू है जिसपे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा पनिशमेंट अच्छी होती है या बुरी। तो 2 बच्चे आएंगे, वो कहेंगे जी मम्मी मारती ही हैं, फिर तो जब हम मानते नहीं है तो कोई और तो तरीका ही नहीं है। कोई और बच्चा बताएगा कि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कभी नहीं मारा, फिर भी देखो मैं बात काम कर लेता हूं या चीजें मान लेता हूं। तो आप डिस्कशन कराएंगे, मौके देंगे बच्चे को सीखने के, आप फैसिलिटेटर हैं। बच्चा सीख तो अपने पीयर ग्रुप से भी सकता है। अब तक हमने जो भी पढ़ा अभी तक, मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, फिर नए पॉइंट्स की तरफ हम चलेंगे, ठीक है बात। फिर हम चलेंगे नए पॉइंट्स की तरफ। यहां से तो क्लैरिटी बिल्कुल पक्की है, ये आपके इंटरनेट में ही दिक्कत होगी यदि क्लियर नहीं चल रहा तो, ठीक है। अगर क्लियर नहीं चल रहा तो आपके इंटरनेट में समस्या है। यहां से चीजें बिल्कुल सुपर डुपर क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो एक बार, अब द बैम्बू एंड रोप ब्रिज, जो बांस और रस्सी का इस्तेमाल है स्कूल जाने के लिए, वो असम में है। असम में बारिश ज्यादा होती है, आसाम कह लीजिए आप, तो वहां पे बांस और रस्सी का प्रयोग करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरियाज और ओवर वाटर, पानी के ऊपर या फिर नॉर्मल एरियाज में। वैलम जो है एक छोटी सी लकड़ी की बोट होती है जिसका इस्तेमाल केरला में किया जाता है। कैमल कार्ट आप लोग देख भी रहे होंगे देश भर के कोनों से, है ना। कैमल कार्ट यानी जो ऊंट गाड़ी है, उसका इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आपको क्या दे देगा, कॉलम ए देगा और कॉलम बी देगा और मैच करने को कहेगा। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि मैच करने को कहेगा कि मैच कीजिए कहां पे कौन सी बात होती है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। बुलक कार्ट कहाँ यूज होती हैं, जो बैलगाड़ी हैं वो विलेज, जो नॉर्मल विलेज है प्लेन्स में, जो समतल एरिया है। रॉकी माउंटेन्स कहाँ है, अनइवन पाथ उत्तराखंड में, या जहां पे भी पहाड़ हैं। अब ये बर्ड के बारे में कहानी शुरू होती है जो कि इंपॉर्टेंट है। अ बर्ड हैज इट्स आईज ऑन इट्स हेड। बर्ड्स की जो आंखें हैं वो उनके सर पे होती हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक। एंड द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स, जो उनके
कान है उनमें गड्ढे टाइप्स होल्स होते हैं जो फीदर्स से, उनके जो फर है उससे ढके हुए होते हैं, और ये उनको सुनने में मदद करते हैं। ठीक, आंखें कहाँ हैं? सर पे हैं, और साथ में कुछ होल्स हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं जो इनको सुनने में मदद करते हैं। लिजार्ड के भी जो कान है वो ऐसे ही होते हैं, होल्स की तरह ही, और जो क्रोकोडाइल है उसके भी ऐसे ही कान होते हैं, बिल्कुल कैसे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। मैं आपको फोटो में दिखा देती हूँ, कुछ होल्स होते हैं ऐसे। क्रोकोडाइल देख के डर मत जाना, कोई एक किसी को तो नींद भी नहीं आएगी जिसको डर लगता होगा। देखो ये जो है ये कान है, ईयर है, ये जो होल है, ये जो होल है ये ईयर है किसका? लिजार्ड का। लिजार्ड हमारे जितना तो नहीं सुन सकती, बट सुन लेती है ये भी। मतलब सांप तो बिल्कुल बहरे होते हैं, ये बात तो आपको पता है। जो स्नेक्स हैं वो डेफ होते हैं, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता। लेकिन लिजार्ड्स स्नेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सुन पाती हैं, उनसे थोड़ा सा ज्यादा सुन पाती हैं। और स्नेक्स वाइब्रेशन से चलते हैं, वो वाइब्रेशन फील करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां, तो ये होल्स हैं, आंखें इनके सर पे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्रोकोडाइल के भी कान बिल्कुल ये होल्स बने हुए हैं जो इनके फीदर से ढके हुए होते हैं। कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिख सकते। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। फेरी क्या है? एक तरह की बोट है। फेरी क्या है? एक तरह की बोट है जो केरला में यूज होती है। ये बात भी आप याद रखेंगे, फेरी केरला में यूज होती है, एक प्रकार की बोट है। ठीक है, एक प्रकार की नाव है। फोटो में आप देख ही पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अंडमान निकोबार से देख रहा है कोई, बहुत बढ़िया। देखो फोकस यहीं रखो क्योंकि पेपर पास में है और बहुत सारी चीजें करानी है। अगर हम बातों में लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक रेलवे टिकट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेन के टिकट पर कौन सी डिटेल्स पाई जाती हैं, ये पूछा है। अब ये 5 डिटेल्स एनसीईआरटी में गिवन है, तो इन 5 को ही आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी में 5 चीजें बताई गई हैं। पहले वो वाला रेल का टिकट आता था, दिखाऊंगी मैं। ट्रेन नंबर होगा एक तो आपके टिकट पे, जब आप रिजर्व कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ट्रेन टिकट पे एक नंबर होगा ट्रेन का, जो भी नंबर की ट्रेन जा रही है। डेट होगी कि किस दिन आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी। तीसरी चीज है बर्थ एंड कोच नंबर्स। बर्थ मतलब वो जो डब्बा होता है, और कौन सा कोच मतलब सीट और कोच कौन सा है। ठीक है, फिर है फेयर, कितने का वो कॉस्ट क्या है टिकट की, और डिस्टेंस कितने किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से कहीं जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो 800 किलोमीटर है या कितने किलोमीटर है। वो जर्नी आपकी यात्रा जो है, एक तो ट्रेन का नंबर होगा, आप पहचानेंगे कैसे कितनी सारी ट्रेन होती हैं। डेट होगी किस दिन से आपकी जर्नी शुरू हो रही है, कौन सी आपकी सीट का नंबर है और कोच का नंबर यानी डब्बे का नंबर कौन सा है, कॉस्ट क्या है टिकट की, और डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में। ठीक, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है, तेज? बताओ एक बार। तो ट्रेन टिकट दिखता ऐसा है, ये मैंने थोड़ा कलरफुल लगा दिया है। और पहले तो वैसे वाले आते थे, वो बिल्कुल बिस्किट टाइप्स, येलो कलर के, अगर आपने देखे होंगे, मैंने बचपन में देखे हैं, याद हो आपको तो, है ना? याद है किसी को? नहीं है याद है? ठीक, तो इसमें लिखी हुई है, हमने 5 चीजों के बारे में बात की है। जनरली ये थोड़ा नए जमाने का टिकट है, हो सकता है इसमें डिटेल्स ज्यादा हो, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक तो आपका ट्रेन नंबर होगा। मैं फिर से याद करा देती हूँ, ट्रेन नंबर रिवाइज कर लेते हैं। और बताओ क्या क्या चीजें थी। बर्थ नंबर, बर्थ जो आपकी, या फिर कोच नंबर कह लीजिए, एक ही चीज मानेंगे हम, एक ही लाइन में मानेंगे इसको। डिस्टेंस, कितने दूर आप ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। और डेट होगी आपकी, किस तिथि को आप जा रहे हैं। ठीक है, डेट जिस दिन ये जा रही होगी। 1 2 3 4, एक चीज और मिस हुई है। 5 डिटेल्स हैं, आपको ये याद रखना है। 5 डिटेल्स हैं, ये आपको याद रखना है। फटाफट से बताओ, एक चीज कोई तो मिस की है मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सी चीज मिस की है मैंने। स्पीड ठीक है, फेयर, एग्जैक्टली फेयर, बहुत बढ़िया। यानी प्राइस, कितना खर्चा आएगा आपके टिकट में। ये 5 चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आप इन 5 चीजों को याद रखेंगे, बाकी चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। ये फेयर पता नहीं दिमाग कहाँ है मेरा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब कर्णम मल्लेश्वरी की कहानी सुन लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए कुछ चीजें। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? भार उत्तोलक हैं, जो वजन उठाते हैं ना, वेट लिफ्टर हैं। 130 किलोग्राम तक का वेट ये उठा लेती हैं। अब इससे ना जेंडर बायसनेस भी कम होगी क्लासरूम में। जेंडर बायसनेस कैसे कम होगी? जिन लड़कों को या जिन लोगों को लगता होगा क्लासरूम में, इवन लड़कियों को भी, क्योंकि सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, पूरा जो सोसाइटी है उस तरीके से चलती है कि लड़कियां तो कमजोर होती हैं, वो क्या करेंगी, उनको पता लगेगा अरे ये लड़की है, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी महिला है और इतना वेट उठा लेती हैं,
तो वो जो दिमाग में स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक होगा। इसलिए इस तरीके की कहानियां आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है, ताकि ऐसे मुद्दे डिस्कस हो सके, महिलाओं को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया जा सके कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो यही काम करती हैं, कि सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं महिलाएं। ठीक हो गई बात। तो वेट लिफ्टर हैं, 130 किलोग्राम तक का वजन ये उठा लेती हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, अगर ना दिख रहा हो तो ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। जब ये 12 साल की थी, 12 ईयर्स से, जब ये 12 साल की थी तब से ही ये भार उत्तोलन की प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ 29 से भी ज्यादा मेडल इन्होंने, इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। 29 मेडल इन्होंने जीते हैं भार उत्तोलन में, इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इनकी 4 बहनें हैं, इनकी 4 सिस्टर्स हैं, जो खुद भी क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग का क्या कहते हैं, इस प्रोफेशन में है, वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करती हैं या जो भी है। ठीक। अच्छा, एक और चीज, जब आप इस तरह के टॉपिक सिखा रहे होंगे बच्चों को, तो आप डिस्कशन करा सकते हैं क्लास में कि अच्छा बताओ और आपके आसपास कितनी कहानियां हैं, है ना, या लड़कियां नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। तो कोई बच्चा बताएगा हमने तो दंगल देखी थी, हमने तो ये देखा था, हमारे आसपास तो एक दीदी हैं वो तो क्रिकेटर हैं। तो इस तरीके के डिस्कशन शुरू होंगे क्लासरूम में, जहां पे जेंडर पैरिटी की, जेंडर इक्वालिटी की बात आएगी और आप बच्चों को सेंसिटिव बना पाएंगे। ये कहां से हैं ये भी पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश से हैं। कहां से हैं? एपी से हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है बात। इनके फादर क्या हैं? पुलिस कांस्टेबल हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं इनके फादर। तो इससे क्या होगा, हर एक बच्चे को ये चीज का पता लगेगा कि फर्क नहीं पड़ता आपका जेंडर क्या है, आप रहते कहां हैं, आपकी स्थिति क्या है, सोसाइटी और कल्चर क्या है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, आप मोटिवेट भी कर रहे हैं बच्चों को कहीं ना कहीं, है ना। अपने आप में कितनी अमेजिंग चीज है ये। इसीलिए टीचिंग बेस्ट है, इसीलिए हम टीचिंग को बेस्ट कह सकते हैं बिना किसी समस्या के। साउंड प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं यार, अब ये हो रही है तो हो ही रही है, कल चेंज कराती हूँ मैं इसको, कल मास्क लेकर के आती हूँ, वो मास्क बोल रही हूँ, माइक लेकर के आती हूँ। अब तो मास्क ही रह गया है जिंदगी में जब से कोरोना आया है। बढ़िया क्या आलोक प्रकाश जी, अच्छा हुआ आपके साथ, भैया बोल दिया आपको। खैर ये तो मजाक की बात है, बट इन सब चीजों से कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही है जो अभी कर रहे हो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। देखिए, फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, ठीक, जीनिया, सूरजमुखी, जीनिया, और ये सारे जो फ्लावर्स हैं, यानी जो फूल हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्लोथ्स को डाई करने के लिए, कपड़ों को रंग करने के लिए, कपड़ों को रंग करने के लिए, कपड़ों पर रंग करने के लिए, ये कह सकते हैं हम, है ना। तो डाई करने के लिए फ्लावर्स का यूज किया जाता है, ये बात हमें और आपको पता होनी चाहिए। पूछ सकता है, मैरीगोल्ड, जीनिया और भी इस तरीके के फ्लावर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके लिए, डाई करने के लिए। डाई करना आप बच्चों को बता सकते हैं, है ना, उनको बता सकते हैं। ठंड तो ठीक ही है, कुछ खास ठंड नहीं है। स्टेट ऑन मैप, अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका मैप का मिनिमम आएगा और 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मैप के। अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि केरला को मैप पे ढूंढिए, भारत के मैप पे दर्शाइए, बच्चों को कहा गया है, और महाराष्ट्र को भी। अब आपको एज अ पर्सन पता होना चाहिए कि केरला है यहां, यानी सदर्न स्टेट है साउथ में, और बराबर में क्या है, अरेबियन सी है। केरला किसकी बाउंड्री पे है, इसकी जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, अरेबियन सी, ठीक, अरेबियन सी के कोस्ट पर है, किनारे पर है। ऐसे ही आपका गुजरात है, ऐसे ही आपका नीचे कर्नाटका है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र है, ठीक, और कौन सा पूछा है, केरला और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए कि ये रहा आपका महाराष्ट्र, यहां महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटका है, यहां अरेबियन सी है। अगर मैं बात करूं, ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट है, इधर ये आपका ईस्ट है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, नीचे आपका इंडियन ओशियन है ना। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है बात। इंडिया का मैप अभी भी डाउनलोड करके उसको 2-4 दिन देखना शुरू करो, 1-2 नंबर आ जाएंगे फ्री के। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। अब फ्लावर वैली पूछ सकता है कि फूलों का वैली जो भी कहते होंगे इसको हिंदी में, फ्लावर वैली कहां पाई जाएगी, आप कह सकते हैं उत्तराखंड, यूके। गरीबों का लंदन नहीं है ये, यूके उत्तराखंड है अपना। मजाक में कह रही हूँ, कभी दिल पे ले जाओ कोई, आपने ऐसे कैसे कह दिया है। कई लोग मजे करने लगते हैं। यूके का मतलब यहाँ उत्तराखंड से है, यूनाइटेड किंगडम से नहीं है। ठीक है बात। तो कुल मिला के बात याद रहनी चाहिए। वो मूवी आई थी ना, वो कौन सी, क्या नाम था उसका,
पता नहीं, वो विद्या बालन और इमरान हाशमी, याद करो, फूलों की घाटी, वो यहीं पे उड़ जाता है मूवी में। हाँ, किसी को याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसको याद हो वो याद रख लेना, क्योंकि उससे हमारी अधूरी कहानी है। एग्जैक्टली, सबको याद है, बढ़िया। तो ये याद रखना है कि फ्लावर वैली कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो याद रहेगा ना, हमारी अधूरी कहानी से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किससे याद कर रहे हो, ठीक है, नंबर आ जाएगा। और अब पेपर का बिल्कुल बहुत ही पास का टाइम है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, यूपी में है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए रो रहे हैं ना, वो रोते ही रह जाएंगे, पेपर में बहुत कम टाइम है, ये बिल्कुल कहानियां हैं, इतनी भी नहीं समझोगे क्या? पेपर तो में तो इंग्लिश भी आएगा, कैसे करोगे फिर सॉल्व? उत्तर प्रदेश, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और फेमस किस चीज के लिए है? इत्र के लिए, है ना, इत्र के लिए। इत्र परफ्यूम कह लीजिए आप दूसरी भाषा में, वैसे इत्र अलग होता है आई थिंक, ठीक। इत्र का ये आपने बोतलें देख ही ली हैं, है ना, महक आई किसी को, खुशबू, यहाँ से स्पेशल इत्र मंगवाया आप लोगों के लिए, है ना, परफ्यूम्स कह सकते हो, इत्र के लिए फेमस है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी की। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। ऐसे लगा के देख लेना, वो मूवीज में देखा ही होगा, लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं, है ना। हमें तो जमाने हो गए, हमारी मम्मी को एलर्जी है, बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है अगर उनके सामने लग जाए तो। देखो एक बार, कोई बात नहीं। महक क्यों आता? अरे यार, ऑडियो विजुअल एड से महक नहीं आ रही आपको? खैर ये तो एक बात हुई, आ जाओ इधर, आ जाओ वापस से। हाँ, और इंडियन पेरेंट्स का बहाना है कि जो लोग नहाते नहीं है वो इत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका अलग ही लॉजिक है ना। खैर आ जाओ इधर। अब मधुबनी पेंटिंग की बात कर लेते हैं, मधुबनी पेंटिंग की बात कर लेते हैं। हम लोग 16,000 लोग हो गए हैं जुड़ करके, और लाइक कितनों ने किया है? 14,000 ने, चलो सही है। फिर भी मधुबनी की अगर हम बात करें, मधुबनी पेंटिंग, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। मधुबनी पेंटिंग की यदि मैं बात करूं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है मधुबनी पेंटिंग पर। मधुबनी का जो नाम है वो किसके नाम पे पड़ा है? बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, जिला है, जो लोग बिहार से होंगे उनको तो पता ही होगा। डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसका नाम है मधुबनी, उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी जगह के नाम पे पेंटिंग का नाम पड़ा है जिसको हम मधुबनी पेंटिंग्स कहते हैं, जिसमें लोगों को, एनिमल्स को, इन सबको दिखाया जाता है। अब ये जो पिक्चर है आप देख पा रहे हैं, ये मधुबनी की ही है, मधुबनी पेंटिंग है। ये क्या है? एक बहुत ही पुरानी फॉर्म है, किसकी? फोक आर्ट की, लोक कला की एक पुरानी फॉर्म है ना, लोक कला की एक पुरानी फॉर्म है। फोक आर्ट लोक कला को ही कहते हैं ना, ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? अगर पूछ ले आपसे, ऑप्शन में दे सकता है 3-4 ऑप्शन बना करके, कॉलम ए कॉलम बी में, तो आप कहेंगे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, इसमें एनिमल्स होते हैं, नेचुरल कलर्स से बनाई जाती है ना, और ये लोक आर्ट की एक पुरानी फॉर्म है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। जो पाउडर्ड राइस है, जो चावल है, चावल का जो पाउडर है, चूरा है, उससे ये बनाई जाती हैं, और फिर इनमें कुछ कलर्स मिक्स किए जाते हैं, हल्दी वगैरह का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं? फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, नहीं कर रही हूं, ठीक। मधुबनी पेंटिंग बिहार के नाम पे, मतलब बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इनका नाम है। टू मेक दीज, अब इनमें कौन से कलर कैसे कैसे बनते हैं? एक तो चावल का पाउडर्ड राइस हमने पढ़ लिया, इंडिगो यानी नील, ब्लू कलर का होता है ना, नील व्हाइट कपड़ों में भी लगाते थे लोग, ठीक। तो इंडिगो, नील का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल कलर है। हल्दी पीले रंग के लिए, यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा इंडिगो से, ठीक। ये वही इंडिगो है जिसके लिए पहले प्रोटेस्ट किए थे गांधी जी ने। टर्मरिक यानी हल्दी पीले रंग के लिए इस्तेमाल होगी। और जो कलर्स हैं फ्लावर्स के, फूलों के जो रंग हैं, फूलों के जो रंग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीज का, फ्लावर्स के कलर का, नेचुरल कलर से ये बनाई जाती है। कुल मिलाकर के बात ये है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, इन पेंटिंग्स में शो क्या किया जाता है? तो हम कहेंगे मानव यानी ह्यूमन बींग्स, ठीक। ये आपके सीरियल वाला मानव नहीं है कोई, हम लोग सेपियंस, ठीक। एनिमल्स यानी पशुओं को, ट्रीज को यानी पेड़ों को, फ्लावर्स को, और पक्षियों को, और फिश भी हो सकती हैं, और बहुत सारे अदर एनिमल्स। तो मधुबनी पेंटिंग्स में क्या शो होता है? तो हम कहेंगे उसमें इंसान यानी ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स यानी पशुओं को भी दर्शाया जा सकता है, फ्लावर्स को भी दर्शाया जा सकता है, बर्ड्स को भी दर्शाया जा सकता है, ट्रीज को भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है बात, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं थोड़ी आपकी भी तो सुन लूं, क्या कह रहे हो? बेस्ट डायलॉग अवार्ड 2021 गोज टू हिमांशु मैम। चलो सही है, वैसे बहुत बढ़िया हर्ष, धन्यवाद।
खुशी हुई हमें अवार्ड लेकर, ऑस्कर ही दे दिया आपने तो है। देखिए बेलवेनिका विलेज कहाँ है? कर्नाटका में। बेलवेनिका विलेज कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक, बेलवेनिका एक विलेज है जो कर्नाटका में है, ये आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है सारी बातों का मतलब आपको यहाँ पता होगा, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए आपको याद रखना है। फिर चलेंगे हम आगे। नेक्स्ट बात है गिजुभाई बड़ेका। गिजुभाई बड़ेका बहुत ही एमिनेंट नाम है। गिजुभाई बड़ेका, इनको ये क्या थे, इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं बच्चों के लिए। दिवा स्वप्न भी आई थिंक इन्हीं की है, और ये कहानियों से सिखाते थे बच्चों को। इनका अपना स्कूल भी था, गुजरात से थे। तो गिजुभाई बड़ेका कहाँ से थे? गुजरात से थे। ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। फिर बढ़ेंगे आगे। अब इंडियन रॉबिन की बात कर लेते हैं। इंडियन रॉबिन, ये आपका कोई दोस्त नहीं है रॉबिन, ये पक्षी है। ठीक, इंडियन रॉबिन ये रहा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, इंडियन रॉबिन क्या है? पक्षी है। ये अंडे कहां देता है? तो इट लेज एग्स बिटवीन स्टोन्स, पत्थरों में, रोड साइड पे, सड़क के किनारे, पत्थरों के बीच में। सड़क किनारे, सड़क किनारे, पत्थरों के बीच में। एक तो हिंदी लिखे हुए इतना समय हो गया, ये बहुत ही खुशी की बात नहीं है। पत्थरों के बीच में, सड़क किनारे, पत्थरों के बीच अंडे ले मतलब अपने एग्स ले करेगा रॉबिन बर्ड। कोयल का पूछेगा या आगे बाकी लोगों का पूछेगा। डव नाम का एक बर्ड है, उसके बारे में पूछेगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक, पत्थरों के बीच में, रोड साइड, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूं यहाँ। आगे बढ़ेंगे। कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। अब कोयल की कहानी आ जाती है। कोयल क्या है? चालाक है। जो कौआ है, जो क्रो है, उसके घोंसले में अंडे अपने ये रख देती है, और जो कौआ है, जो क्रो है, वो अपना समझ के उनको पालता रहता है। इसको कहते हैं स्मार्टनेस 2.0। ठीक है बात। बिग बॉस के घर में भी कोई इतना स्मार्ट नहीं होगा। बाय द वे मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। भाई बर्ड्स क्या है? अपने जो नेस्ट हैं, जो उनके क्या कहें, घोंसले हैं, उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं, फिर वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सूर्यवंशी। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन। जैसे ही अंडे जो हैं वो सेच देते हैं ये लोग, या दे देते हैं अंडे, और जैसे इनके चिक्स, जो छोटे छोटे चूजे टाइप्स हैं, जो भी कहोगे आप उनको, छोटे बच्चे हैं पक्षियों के, वो बड़े होते हैं, ये अपने नेस्ट को, अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हमारी पुश्तें एक घर को इस्तेमाल करती रहेंगी, अपना कहीं और घोंसला बनाते हैं, उसको लेके ज्यादा चिपके नहीं रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, अपने घर को लेकर के। खैर ये मजाक की बात है। ये है आपका क्रो, इसको आप कोयल कह लीजिए या जो आपका मन करे। अच्छा, एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो क्रो, उल्टा मत कर देना। कोयल, जो कोयल वाली आवाज सुनी होगी ना, कोयल की बहुत प्यारी सी होती है, तो कोयल अपने अंडे क्रो के नेस्ट में छोड़ के आती है, और कौवा उनको पालता रहेगा अपना समझ करके। ये कहानी शायद आपने आसपास कभी सुनी होगी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो क्रो के एग्स हैं और जो कोयल के एग्स हैं वो लगभग सेम दिखते हैं, बट हल्का सा एक डिफरेंस है कि जो कोयल के अंडे हैं वो हल्के से छोटे होते हैं क्रो से। ये बात आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है बात, ये हल्के से छोटे होते हैं क्रो के एग्स से, कोयल के जो एग्स हैं, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लगभग सेम ही दिखते हैं। तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नल्लामदा इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि कौन है वहां से? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे संदीप माहेश्वरी की बहन नहीं है ये, याद रख सकते हो। बाकी सरनेम थोड़ा सा मैचिंग है ना। मेरा मेन मुद्दा यही रहता है जब मैं ईवीएस डिस्कस कर रही होती हूँ, कि कुछ भी तिगड़म लगा करके आपके दिमाग में बैठ पाए चीजें, आप याद कर पाओ, चाहे किसी से याद करो, है ना। तो वही उसी मूड में मैं रहती हूँ। बाकी क्योंकि ज्यादा सीरियस होने से भी कुछ नहीं होगा, रट्टे लगाओगे तो याद नहीं रख पाओगे, किसी चीज से कनेक्ट कर दोगे तो याद रह पाएगा। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं। उनके बारे में बताना अभी जितनी चीजें बताई थी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप बाद में वीडियो देखोगे और तब आपको चीजें याद होंगी। बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। 29 मेडल अभी तक जीत चुकी हैं, आंध्र प्रदेश से हैं,
29 मेडल इंटरनेशनल फेम के इन्होंने जीते हैं। फादर एक पुलिस कांस्टेबल हैं। 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं, भार उत्तोलन का। 130 किलोग्राम तक का ये वजन उठा लेती हैं और 12 साल की थी जब से ये वजन उठाने की प्रैक्टिस कर रही हैं, यानी भार उत्तोलन की प्रैक्टिस कर रही हैं। ठीक हो गई बात? इतनी बात याद रख पाओगे? अगर चीजों को आपने याद रख लिया तो मजा आ जाएगा ईवीएस में। फ्री के नंबर हैं ये सारे। होलगुंडी इज इन कर्नाटका, और आपको अवेयरनेस भी तो मिल रही है ना, चीजें जानने को मिल रही हैं जो शायद आपको पहले ना पता होंगी। ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी पढ़ के पता लगी। होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटका में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नल्लामदा कहाँ है? आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटका में। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी। बच्चों की पंचायत को भीम संघ का नाम दिया गया हिलगुंडी में। और हिलगुंडी कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका कहाँ है? यहां कहीं होगा कर्नाटका, बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि ये अरेबियन सी के किनारे होगा, कोस्ट पे होगा कर्नाटका। ठीक है, और कर्नाटका के पड़ोसी पूछ लिए थे अभी लास्ट पेपर में, तो कई लोग कंफ्यूज होकर क्या क्या लिखाए थे। एक तो तमिलनाडु हो ही जाएगा, ठीक है, और जो भी 2-3 ऑप्शन में थे उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। ठीक, तो ये आपको मैप पे पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ मैप पे मैंने डाला हुआ है। ये जो मैप है आंध्र प्रदेश यहाँ है, ये देख लो, एपी है ये आंध्र प्रदेश, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। ये बे ऑफ बंगाल के किनारे कह लीजिए आप इसको। इधर आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। इधर वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, ऊपर आपको पता है हिमालय। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बनियन ट्री की थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। बनियन ट्री क्या है? बरगद का पेड़। ये लास्ट है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। मुझे भी नहीं पता लगा आप लोगों ने इतने अच्छे से आज सुना है, नहीं तो मैं बहुत भाग दौड़ में आई थी कि मुझे भी पता नहीं लगा कि कब हमारा टाइम निकल गया और इतनी चीजें हमने डिस्कस भी कर ली। 1 मिनट देखती हूँ मैं कितनी देर से हम लोग जुड़े हुए हैं। जस्ट 46 मिनट्स। स्पीड मतलब ज्यादा है मेरी आज, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है। समझ तो पा रहे हो ना, दिमाग में रुक पा रही है चीजें? नहीं रुक पा रही। वैसे तो रिवीजन है तो इसी तरीके से हो तो अच्छा है ना। लाइक शेयर कर दो, मजे आ गए आज तो। बहुत 16,000 लोग जुड़े हुए हैं हम लोग, 16.5। बहुत बढ़िया, चलिए, मजेदार यार, आप लोग की एनर्जी अच्छी है, बिल्कुल। देखो, एक्सीलेंट, चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, अबाउट बनियन ट्री, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। अब ये याद रखने वाली चीजें फटाफट से देखिएगा। ये ईवीएस की पीपीटी बनाने में इतना टाइम लगता है और एक्सप्लेन करने में इतना कम समय लगता है। मजेदार बात नहीं है अपने आप में? बहुत मजेदार बात है। जितने लोग देख रहे हैं आज तो उससे ज्यादा लाइक हैं। कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। अहाना सिंह कह रही हैं, गॉड ब्लेस यू डियर हिमांशी, आई विश आई क्लियर माई सीटेट एग्जाम एंड यू हैव बीन गाइड टिल नाउ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू सो मच। बताइए, होगा आपका एग्जाम क्लियर, हम लोग मिलेंगे, मीटअप भी करेंगे उसके बाद। बरगद यानी बरगद का पेड़, बनियन ट्री। What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन गलत किया है आप लोगों ने बहुत ज्यादा। जो हैंगिंग ब्रांचेस हैं, मैं अभी फोटो शायद मेरे पास था बट मिस हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो। जो बरगद का पेड़ है, आपने देखा हो कभी कहीं पुराना, कहीं गांव के आसपास कहीं देखा हो, उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे लटकी रहती हैं, बहुत मोटी मोटी जड़ें एकदम, है ना। ये जड़ें हैं, ये रूट्स हैं, ये उसकी शाखाएं नहीं है, ये उसकी शाखाएं नहीं है, ये रूट्स हैं। तो जो ब्रांचेस लगती हैं, ये ब्रांचेस ना होकर के जो हैंगिंग है, ये रूट्स हैं, जड़ें हैं पेड़ की जो बाहर हैं। पानी के, उसके जमीन के नीचे भी होती हैं जड़ें, ऐसा नहीं है कि जमीन के नीचे नहीं है। तो इस चक्कर में क्वेश्चन गलत हुआ था। एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले, जमीन के नीचे भी होती हैं बरगद के पेड़ की जड़ें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती। ठीक है, अब डेजर्ट ओक की बात कर लेते हैं, और बाहर भी होती हैं। डेजर्ट ओक क्या है? एक ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कम पानी में ही ग्रो हो जाता है, इसीलिए नाम इसका डेजर्ट ओक है ना। डेजर्ट ओक इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कम पानी में भी ये ग्रो हो सकता है। ओक की जो ट्रीज हैं, ओक ट्रीज रूट्स, जो ओक ट्री की रूट्स हैं, जो ओक का पेड़ है, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो ग्राउंड वाटर में डीप जाती हैं, मतलब बिल्कुल नीचे पहुंचती हैं, डीप जाती हैं ग्राउंड वाटर में। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। अब जो इसकी जड़ें हैं, ये किसके बारे में बात हो रही है? डेजर्ट ओक के। बनियन ट्री की कहानी खत्म हो चुकी है, उसके अंदर भी आपकी जड़ें हैं, बाहर भी जड़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बरगद का पेड़ हमें पता है। लेकिन रेगिस्तानी ओक जो है, ये डेजर्ट ओक जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बारे में एक विशेषता क्या है? इसकी जड़ें इतनी डीप जाती हैं पानी में कि ये ग्राउंड वाटर को टच कर लेती हैं, और जो ये ट्री ट्रंक है, तना होता है ना पेड़ का बीच वाला, ये तने में स्टोर हो जाता है पानी। ठीक है बात? तो ये बात आपको याद रखनी है, और लोग शायद इसको पाइप से पीने वीने का भी कुछ रहता है ना, तो ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। बिहू क्या है? एक त्योहार है जो असम में, आसाम जिसको आप कह सकते हो, नई चावल की फसल के उगने पर सेलिब्रेट किया जाता है।
बिहू फेस्टिवल, बिहू त्योहार है। माघ बिहू माघ के महीने में आता है, तो माघ बिहू कब सेलिब्रेट होता है? 14 से 15 जनवरी आने ही वाला होगा अगर हम कहें तो। या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड माघ। अब माघ का जो महीना है वो आपका इंडियन कैलेंडर के हिसाब से होगा, एसएमईज कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, या तो फर्स्ट सेकेंड ऑफ माघ महीना, या फिर 14th एंड 15th ऑफ जनवरी। माघ बिहू सेलिब्रेट होता है असम में नई चावल की फसल आने पर। ठीक है बात। ये एक और छोटी सी चीज है, इसको फटाफट से समझ लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है, लास्ट पेज है आपका। अगर मैं बात करूं, ठीक, दे मेक भेलाघर फ्रॉम बैम्बू। अब ये उन्हीं की बात हो रही है जो माघ बिहू में जो सेलिब्रेट करते हैं असम में लोग, ये भेलाघर बनाते हैं। और किसका इस्तेमाल करके? बांसों को इस्तेमाल करके डांस वांस करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मुक्तापुर विलेज कहां पर है? मुक्तापुर विलेज पोचामपल्ली में। पोचामपल्ली कहां है? आंध्र प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, और पोचामपल्ली का क्या फेमस है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पोचामपल्ली का क्या फेमस है मैं कल डिस्कस करूंगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सॉरी। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग। पोचामपल्ली की ही बात हो रही है। पोचामपल्ली में कारपेट वीविंग जो कालीन, भैया नहीं, कालीन जो बनते हैं वो वहां पे वीव किए जाते हैं, बुने जाते हैं, कलमकारी होती है। टॉय मेकिंग मतलब खिलौने बनाए जाते हैं। और परफ्यूम, इत्र मेकिंग, इत्र का भी प्रोडक्शन वहां होता है। साड़ीज भी फेमस है, इनकी जो साड़ियां हैं वो फेमस हैं साड़ीज। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड लाइक। अब यहाँ पे बात हुई है कि कुछ चीजें फेमस हो जाती हैं, जहां जिस जगह की वो बनी होती हैं। जैसे अलीगढ़ के ताले, है ना, आगरा का पेठा, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, है ना। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड लाइक। कुल्लू के शॉल्स, कुल्लू शॉल्स फेमस हैं। मधुबनी की पेंटिंग्स मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की हैं, नाम के साथ फेमस हैं। असम का सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी आपने सुना ही होगा। आधे लोग तो ऐसी धोखेबाजी में बेच देते हैं कि कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो बराबर की गली में बना हो। तो ये फेमस हो चुके हैं बेसिकली अपनी जगह के नाम से। आबू धाबी इज इन यूएई। आबू धाबी कहाँ है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, जहां डेट पाम्स या फिर वो जो क्या क्या कहते हैं उसको, रेगिस्तान है, सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है? रेत के टीले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे, और पेट्रोल सस्ता है किससे? पानी से। ठीक हो गई बात। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू, मनाली तो आपको याद ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जो चीजें मैंने इसमें डिस्कस की है वीडियो में, एक बार उनको रिवाइज कीजिएगा, 2 मिनट में रिवाइज हो जाएंगी। यदि आप क्या कर लेंगे, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ को डाउनलोड करके सिर्फ एक बार नजर मारते हुए जाना, सारी चीजें याद आती चली जाएंगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आज इस सेशन में, कुछ लगभग 1 घंटे के अंदर। ठीक है बात। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी मैं शेयर कर दूंगी रात को सोने से पहले, मतलब सुबह सोने से पहले। ठीक है। बाकी एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी पे आई एम नंबर 1 एजुकेटर इन टीटी कैटेगरी। आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स है ना। टीचिंग एग्जाम्स में इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि नंबर 1 ही चल रही हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया है पिछले साल से। खैर ये तो एक बात हुई, इंसान के बनाए हुए हैं नंबर 1 और 2, बाकी तो ठीक है सब। एक लास्ट मिनट रिवीजन की सीरीज चल रही है 5 बजे शाम को, अगर आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। 5 बजे लास्ट मिनट रिवीजन की सीरीज चल रही है। अनलॉक कोड जो लोग पहली बार ज्वाइन करते हैं उनसे मांगता है लेट्स लर्न, बस आप डालेंगे और अनलॉक हो जाएगा। जनवरी 11 आज से ही शुरू हुई है। शाम को आप पोल लेकर के 4 ऑप्शंस होते हैं, 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आप टेस्ट की तरह बिल्कुल देख सकते हैं 1 घंटे, और मैं साथ में क्वेश्चंस डिस्कस भी करती हूँ, कुछ डाउट्स भी ले लेती हूँ आप लोगों के। तो जनवरी 11 से 30 तक 5 बजे बिल्कुल डेली चलेगा ये, बिना छुट्टी के। ठीक है बात। तो एक तो ये आप देख लेंगे, लिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे, सारे एक साथ ही लिंक शेयर कर दिए, वो देख लो। दूसरी एक चीज है, अनअकैडमी प्लस पे एक कोर्स आ रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिवीजन, या आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस बैच है ये। जिनको इंग्लिश पेडागोजी में बहुत भयंकर समस्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में समझ में नहीं आते, इस तरीके की कोई दिक्कत है, तो 28 जनवरी तक ये बैच चलेगा, जनवरी 15 से। और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल मॉक के रूप में, चैप्टर वाइज 1.5 घंटे डेली, 3 से 4:30 बजे तक। तो इसको भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो रेफरल कोड आप यूज कर लीजिएगा लेट्स लर्न। ठीक, जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा अनअकैडमी आपको अवेल करा देगा, ये उनका कुछ रहता है फीस स्ट्रक्चर। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब हम आएंगे किस चीज पर, अब हम आएंगे आपकी बातों पर कि हमने आज क्या पढ़ा और आपने क्या सीखा। वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या क्या आपको आज हाइलाइट्स क्या रहे सेशन के, कमेंट्स में बताइएगा। कल कब मिलेंगे हम?
कल हम मिलेंगे 3 बजे दोपहर में। आज भी हम 3 बजे मिले थे, कई लोगों ने सेशन मिस किया है, उसको जरूर देखना, अच्छे क्वेश्चंस थे। अच्छा, आज जो मैंने दिन में सेशन लिया है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा आप में से किसी ने बताया, मैं देख नहीं पाई हूँ, उसको गलती से ए ऑप्शन बता दिया, जबकि मैंने एक्सप्लेन बी ही किया है। वो दिमाग में देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं गया होगा, बट मैंने बी ही बताया आपको कि ड्यूरिंग होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वही वाला क्वेश्चन था ना, तो उसको ठीक कर लेना, अगर किसी को फिर भी वो दिक्कत रह गई हो, उसमें कंफ्यूजन रह गई हो तो। ठीक। और हम कब मिलेंगे? कल 5 बजे भी मिलेंगे स्पेशल क्लास में, और 9:30 भी मिलेंगे। ईवीएस को हम रिवाइज करेंगे, और मैराथन सेशन में शुरू करने वाली हूँ 15 के आसपास, तो उसकी डिटेल मैं जल्दी दे दूंगी। पहले हम ईवीएस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी को रिवाइज। रिवाइज क्या मतलब, उसके कुछ 100 क्वेश्चन कराने हैं मुझे आपको। ये चीजें चलती रहेंगी, आप दबा के प्रैक्टिस करो, जितना यहाँ हो रहा है उतना भी कर लो, और प्रीवियस ईयर कर लो, इनफ हो जाएगा। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं। इसके आगे का चैप्टर्स मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कल और बड़ा सेशन हो, कम से कम 1.5 घंटे का, ताकि जितना ज्यादा रिवाइज हो सके एक सेशन में उतना अच्छा है ईवीएस के लिए। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखो।